तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली जाओची से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसको ग्रेट वे ऑफ बुद्धा कहा जाता है। तो स्पेशल टेक्निक को सीखने के बाद तुम बड़ी आसानी के साथ इस बड़ी तलवार को उठा सकोगे। तो मोली इस एपिसोड की शुरुआत में जाओची को द ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के बारे में बताती है। वो उसे कहती है इस स्पेशल कल्टिवेशन टेक्निक की 12 स्टेजेस हैं। 12 स्टेजेस जैसे जैसे तुम पहली स्टेज से आगे बढ़ते जाओगे और 12वीं स्टेज तक पहुंचोगे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। 12वीं स्टेज तक पहुंचना नामुमकिन है। इस स्पेशल टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए किसी के पास स्पेशल वेन्स होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास इवल गार्ड की स्पेशल वेन्स हैं। इन्हीं वेन्स की मदद से तुम इसको कल्टीवेट कर सकते हो। इसी वजह से इसे फॉरबिडन आर्ट कहा जाता है। तो कोई नॉर्मल बंदा जहाँ पर इस ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को कल्टीवेट करने की कोशिश करेगा तो उसकी प्रोफाउंड वेन्स फट जाएंगी और वो मर जाएगा। मेरे भाई के पास जो प्रोफाउंड वेन्स थी वो रेज गार्ड की प्रोफाउंड वेन्स थी। उसके पास भी स्पेशल पावर्स थी जिस तरह तुम्हारे पास हेरेटिक यानी कि इवल गार्ड की पावर्स हैं। इस वजह से मेरा भाई इसको कल्टीवेट कर पाया था, लेकिन वो तो सिर्फ स्टेज 6 तक इसको कल्टीवेट कर पाया था और इससे आगे नहीं जा पाया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पहली स्टेज को ही कल्टीवेट कर पाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे एक हाथ में 1500 किलोग्राम की पावर आ जाएगी और तुम आसानी के साथ इस तलवार को उठा पाओगे। मोली जाओची से कहती है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक के साथ साथ तुम्हें ना सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें आखिरी हाथ तक इसको कल्टीवेट करना होगा। जैसे तुम अपनी स्टेजेस में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने कटे हुए बाजू को भी दोबारा उगा पाओगे। मोली जाओची से कहती है लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी इस तलवार को मत छोड़ना। और तुम्हारी इंटेंशंस क्या है कि तुम अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यानी कि अपनों को बचाना चाहते हो इस तलवार की मदद से। तो तुमने इस इंटेंशंस को भुला दिया तो फिर मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाने वाली। जाओची इनर पैलेस में अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर आती है। उसे कहती है जूनियर ब्रदर मैंने सुना है कि तुमने इनर पैलेस में अपनी जगह बना ली है। टेम्परेरी तुम्हें 3 महीने तक इनर पैलेस में कल्टीवेट करने के लिए परमिशन मिल गई है, क्योंकि 3 महीने के बाद तुम्हारा मोरोंग जी के साथ एक कम्पीट होने वाला है, यानी कि तुम दोनों में आपस में चैलेंज हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करोगे। इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मोरोंग जी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसे कहता है हाँ सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी परेशान हो, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ज़ूरो से कहती है मेरे फादर बीमार है, इसी वजह से मैं काफी परेशान दिखाई दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे फादर का इलाज कर सके। जब मैं वापस जाऊंगी तो एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाऊंगी। साथ ही ज़ूरो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अब मैं वापस जा रही हूँ, तुम यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करना, जल्दी से जल्दी अपने फैमिली मैटर्स को निपटा कर तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगी। जबकि हमारा जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर यहाँ पर जिस तरह मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के ऊपर से एंजाइटी साफ दिखाई दे रही थी, वो काफी ज्यादा परेशान है। लगता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमारा जाओची कल्टीवेशन पगोडा के बाहर जाता है। तो कल्टीवेशन पगोडा के बाहर एक लिस्ट लगी होती है जहाँ पर बच्चों के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से रूम में जाकर कल्टीवेट कर सकता है। तो वहाँ पर उन सभी की रैंकिंग को पढ़ता है। मोरोंग जी की रैंकिंग 73rd नंबर पर होती है। सीकोंग डू के लिए जो रूम होता है वो 33 रूम नंबर होता है। तीसरे नंबर पर एक लड़का होता है जिसका नाम फैंग फी लॉन्ग होता है। वहाँ पर जाओची फर्स्ट रैंकिंग वाले लड़के का नाम पढ़ता है तो वहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर फैन जुईचेन लिखा होता है कि बर्निंग ह्यूमन सेक्टर का एक डिसाइपल है, की उम्र 17 साल है और वो अपनी स्पिरिट प्रोफाउंड राम के 2nd लेवल पर है, बाकी सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जाओची उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि ये बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जाओची अभी वहीं पर खड़ा होता है कि पीछे से एक और लड़का आता है जिसका नाम फैंग बाइशी होता है। वो जाओची को देखकर कहता है मैंने इस लड़के को पहले नहीं देखा, ये नया लड़का कौन है। इसके साथ मोरोंग जी होता है। मोरोंग जी उसे कहता है ये वही जूनियर ब्रदर है जिसने मुझे चैलेंज किया है, 3 महीने के बाद हम दोनों में फाइट होने वाली है। फैंग बाइशी कहता है तो यही वो पागल लड़का है जिसने तुम्हें चैलेंज किया है, जो तो बहुत बड़ा इडियट है, क्या इसे लगता है कि ये तुमसे फाइट करके जीत पाएगा। सीकोंग भी पीछे से आ जाता है और उसे कहता है फैंग बाइशी तुम्हें यहाँ पर इसको तंग करने की जरूरत नहीं है, अपने अल्फाज को सोच समझ कर बोला करो। जाओची फैंग बाइशी का नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है कल्टीवेशन पगोडा में इसका रैंक 36 है, सीकोंग का 33 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए। फैंग बाइशी उसे कहता है जूनियर ब्रदर सीकोंग तुम तो वाकई में इस लड़के को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए चले आए, मैंने सुना था कि तुम इस लड़के का साथ दे रहे हो। ठीक है मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीकोंग जाओची से कहता है तुम्हें इन सभी लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जाओ जाकर कल्टीवेशन पगोडा में प्रैक्टिस करो। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग मुझे फैन जुईचेन के बारे में बताओ, क्या ये ह्यूमन बर्निंग सेक्टर से है। ब्रदर सीकोंग उसे फैन जुईचेन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है हाँ वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के मास्टर का तीसरा बेटा है, बहुत एरोगेंट और बहुत प्राइडफुल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही है। टू विंड एम्पायर में
में वो एक गेस्ट की तरह यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आया है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे थर्ड प्रिंस ने उसको यहाँ पर इनवाइट किया है कि इस वक्त इंपीरियल फैमिली में एम्परर बीमार है और एम्परर के बीमार होने की वजह से उनके बेटों में आपस में एक फाइट चल रही है, एक सिविल वॉर चल रही है। थर्ड प्रिंस ने और फर्स्ट प्रिंस ने, जो कि क्राउन प्रिंस है, उन दोनों ने हाथ मिला लिया है और वो अपनी तरफ से इस बार के कंपटीशन में फैन जुईचेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ताकि वो उनके लिए रैंकिंग्स को हासिल कर सके। द सीकोंग जाओची से कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इनर पैलेस में जगह मिल जाती है तो एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी सबका हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे? कि ये तो इनकी आपस की इंपीरियल फैमिली वालों की गद्दी हासिल करने के लिए फाइट है। जो से कहता है, मुझे इंपीरियल फैमिली और इनकी गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट करने के लिए आया हूँ। जाओची सोच रहा होता है, यहाँ पर इंपीरियल फैमिली में तो बहुत कुछ चल रहा है। फिर हमारा जाओची अंदर आ जाता है। जाओची कल्टीवेशन पगोडा के अंदर आता है और कहता है, यहाँ पर तो वाकई में बहुत ज्यादा की पावर है, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जाओची कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारी मिस्टिक पावर्स है, इतनी ज्यादा मिस्टिक एनर्जी के होते हुए यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कल्टीवेट कर पाऊंगा और हो सकता है कि मैं ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को यहीं पर अनलॉक कर सकूं। प्लीज जाओची से कहती है, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा हाई है, ज्यादा प्योर मिस्टिक पावर के यहाँ पर होते हुए तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। लगता है कि तुम ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रू परफॉर्म राउंड में चले जाओ। अगर तुमने यहाँ पर बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया, मूरोंग जी को हराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मोली उसे कहती है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को इम्प्रिंट करने वाली हूँ। इस स्टेज को कम्प्रीहेंड करना तुम्हारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कितने दिनों में कम्प्रीहेंड कर सकते हो या फिर कितने महीनों में कर सकते हो, ये तो तुम्हारी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसके माथे में वो इम्प्रिंट डाल देती है तो जाओची वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है। तो जब जाओची वहाँ पर बैठा होता है तो उसी वक्त से बुद्धा की आवाज आती है। बुद्धा उसे कहते हैं, यंगवान मुझे ये बताओ, तुम वाकई में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की कल्टीवेशन टेक्निक की फर्स्ट स्टेज को कल्टीवेट करना चाहते हो? मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में क्या पता है, आखिर तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक क्यों चाहिए? जाओची उसे कहता है, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं ताकि मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। बुद्धा उसे कहते हैं, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ग्रेट वे के बारे में पता है, बुद्धा के बारे में पता है? ये दोनों टेक्निक्स के दोनों लफ्ज अलग अलग हैं, ग्रेट वे और बुद्धा ये दोनों अलग अलग हैं। हमारा जाओची यहीं पर बैठकर इसको कम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जाओची यहाँ पर कम्प्रीहेंशन के बाद इस बात को कंप्लीट कर लेता है और उसे ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है, कि ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई हैं। जाओची को जब इस बारे में समझ आती है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है और वही यहाँ पर बुद्धा है और इस पूरी दुनिया का मालिक है, जो भी चीज है वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई है, वो बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड कर लेता है। और फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड करने पर मोली बहुत ज्यादा हैरान होती है। मोली कहती है, इसने सिर्फ 3 दिन में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई एक जीनियस था लेकिन उसे भी पूरे 30 दिन लगे थे। जाओची जैसे वहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करता है तो उसी वक्त उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है और हमारा जाओची बेसिक परफॉर्म राम के 10th लेवल से ब्रेक थ्रू करने के बाद अब अपनी ट्रू परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद जाओची पूरे 21 दिन तक वहीं पर उसी कल्टीवेशन रूम में बैठा रहता है। मोली उसे कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया और साथ साथ तुमने अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट कर लिया है। जाओची कहता है, तो चलो फिर ठीक है, मैंने फर्स्ट मूव को मास्टर कर लिया, तुमने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, चलो देखते हैं मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिली है। वो अपने हाथ में अपना नाइफ पकड़ता है और अपने हाथ में उसको स्टैब करता है। वो अपने हाथ में अपने नाइफ को स्टैब करने लगता है, उसका नाइफ वहीं पर मुड़ जाता है, वो उसके हाथ के अंदर स्टैब भी नहीं होता। जाओची कहता है, मेरे हाथ की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ हो गई है, यहाँ तक कि मेरा नाइफ भी मेरे हाथ के अंदर नहीं दंसा। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा का फर्स्ट लेवल तो वाकई में बहुत ही पावरफुल है। मोली जाओची से कहती है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, इतने दिन की कल्टीवेशन काफी है, कि अभी अभी तुमने ट्रू परफॉर्म राउंड में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल है, इससे थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ और उसके बाद वापस आ जाना। जाओची कहता है, चलो फिर ठीक है, युनबा से मिलकर आते हैं, काफी दिन हो गए युनबा को नहीं देखा। जाओची कल्टीवेशन रूम से बाहर निकलता है तो उसी वक्त एक लड़का कल्टीवेशन रूम के अंदर आ रहा होता है। जाओची की तरफ देखता भी नहीं, यही फैन जुईचेन है। जाओची कहता है, ये लड़का तो देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट लगता है, इसकी बॉडी से तो काफी सारी एनर्जी निकल रही है। फैन जुईचेन तो जाओची के पास से गुजर जाता है, जबकि जाओची उसकी तरफ देखता है और कहता है, एक दिन आएगा जब इसकी एरोगेंस भी मेरे हाथों से कम होने वाली है। तो हमारा जाओची युनबा को ढूंढते हुए आउटर पैलेस की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो जाओची को देखते ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं, यही वो बेवकूफ जाओची है जिसने यहाँ पर मूरोंग जी को चैलेंज किया और 3 महीने का टाइम मांगा था। कि इसको देखकर लगता तो नहीं है कि ये इतना बड़ा बेवकूफ है, सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। दूसरा साथियों से कहता है, तुम्हें लगता है कि ये बेवकूफ नहीं है, सुना है कि इसने स्काई पर फाउंड वेपन एरिया से अपने लिए एक बहुत बड़ी तलवार को चूज किया जिसे कोई भी चूज नहीं करना चाहता था, और साथ ही इसने 2 कल्टीवेशन बुक्स ऐसी ली हैं जो कि बिल्कुल
बेकार टेक्निक्स थी। वहीं पर साउची की नजर सामने जुनबा पर पड़ती है। जुनबा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है, जीजा जी तुम्हें तो इस वक्त इनर पैलेस में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो उसे कहता है, मैं कल्टीवेट करते हुए थक गया था, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए चला आया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे साउची जुनबा को बुली करने वाले बच्चों को बहुत ही पीटेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।